कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार चौथे दिन भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं। दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दूसरी वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, इसके लिए बार बार सवाल किए जा रहे हैं। और ऐसे में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार चौथे दिन भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं और मांग वेटिंग लिस्ट किए जाने को लेकर है। कांस्टेबल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की मांग है और लगातार चौथे दिन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तस्वीरें कांस्टेबल भर्ती वेटिंग लिस्ट की मांग जारी किए जाने के दौरान प्रदर्शन। हमार प्रदर्शन है जितना पोस्ट निकले रही से उतना पोस्ट भर जाए। 5,967 पद रही से ओमा 1,600 पद रिक्त थे। एकर मन के गलत चयन प्रक्रिया के कारण एमन एक्सेप्ट भी करते कि चयन प्रक्रिया में चूक हुई से, पर एमन से सुधार नहीं हो पाते। ये का सरकार है? प्रमुख मांग है हमारे 1,600 पोस्ट, जिन भी 1,700 पोस्ट बचे हैं वो पूरा भरा हमार सरकार है। और प्लस जिन हमार धरना है वन हमार इंडिपेंडेंट है, खुद के धरना है, कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इला जबरदस्ती राजनीतिक मोड़ दिए जाते हैं। हमार खुद के धरना है। हमार जब तक सेकेंड लिस्ट जारी नहीं करी तब तक ये धरना जारी रही। हम पुलिस भर्ती के जो पूरा पोस्ट निकले रही से मतलब भरवाए भर विरोध प्रदर्शन करा था। कल हमला बैठे 4 दिन हो गए। कल शाम 1.5-2 घंटे इंतजार करे के बाद गृह मंत्री आई से और हमला कैबिनेट के आश्वासन दी से। वही मैं कहना चाहता कि जब बोला लगा थे कि एमन हाँ सही कर रहे थे करके, तो मतलब पूरा पोस्टल भरना चाहिए। ये नहीं कि आश्वासन पर आश्वासन दे थे। ये ला कांग्रेस मतलब थोपा थे सब चीज लोग। तो लगातार चौथे दिन भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट की मांग। और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। मनीष, लगभग 4 दिन का समय हो गया है, कोई हल, कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, उनकी मांग यही है कि जो वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी हैं उनके सीधे नियुक्ति पत्र जारी की जानी चाहिए। दूसरी लिस्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी की। केवल यही मांग लेकर वो अड़े हुए हैं और आज चौथा दिन है उनके प्रदर्शन का। किसी तरह से कोई आदेश जो है अभी तक राज्य शासन के या इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्वयं डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री हैं वो उनसे मुलाकात किए हैं, उनको आश्वासन दिए हैं कि ये कैबिनेट स्तर का कैबिनेट में बैठक होगी, कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे। शासन स्तर का ये पूरा मामला है, उनकी तरफ से प्रस्ताव दे दिया गया है। उसके बाद भी इस आश्वासन को उनके द्वारा नहीं माने गया। उनका यही कहना था कि जब तक उनका नियुक्ति आदेश नहीं आएगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और इसी बात को लेकर वो डिप्टी सीएम जो कार्यालय है यहाँ पे कवर्धा मुख्यालय में, उसके सामने धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पे वो भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और अलग अलग तरह के जो प्रदर्शन के तरीके हैं वो अपना रहे हैं, लेकिन वहां से कहीं जाने को तैयार नहीं है। और ये चौथा दिन है कि उनके द्वारा जो ये प्रदर्शन जारी है। तो पुलिस अभ्यर्थी की वेटिंग सूची है उसमें जो दूसरी लिस्ट जारी होनी है वो जारी नहीं हुई। इसको लेकर उनके कहना है कि आश्वासन भी उनको मिला था, पर आश्वासन पे अभी तक 6 से 7 महीने हो गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण वो परेशान है। दूसरे परीक्षा की वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, बीच में वो लटके हुए हैं। अधर में उनका पूरा मामला है। इस कारण से जो जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग उनके द्वारा कही जा रही है और जब तक निर्णय ना हो तब तक वो आंदोलन। बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और नीट परीक्षा और एडमिशन की प्रक्रिया पर एनएसयूआई के प्रदर्शन को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीति के लिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जायसवाल ने कहा कि दिमागी नक्सल इनके दिमाग में भरा हुआ है। दिल्ली में बैठे आका जेनजीज को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। कि कुछ ऐसे तत्व सिर्फ राजनीति और केवल राजनीतिक उद्देश्य से प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन साथियों से पूछता हूं, कुछ सोशल मीडिया पर कल मैंने पोस्टर्स, पॉम्पलेट्स देखे थे कि एडवांस में उनको कैसे मालूम है कि गड़बड़ी होने वाली है। क्या वे स्वप्नदृष्टा हैं? क्या वे ज्योतिषी हैं? क्या वो त्रिकालदर्शी हैं? उनको कैसे मालूम कि आगे चलकर ये एडमिशन में गड़बड़ी हो सकती है? उसके लिए एडवांस में घेराव करना। हकीकत यह है
कि इनके दिमाग में पूरी तरह से जो दिमागी नक्सल की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो इनके दिमाग में भरा हुआ है। ये चाहते हैं समाज को अस्थिर करना, ये चाहते हैं प्रदेश को अस्थिर करना, ये चाहते हैं युवाओं को गुमराह करना, और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका पूरे प्रदेश के लिए षड्यंत्र करते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दिमागी नक्सल वाले बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। अमरजीत भगत ने कहा कि जब से श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। पूरे प्रदेश में एक्सपायरी दवा चल रही है, उन्होंने भी तो एक्सपायरी दवा नहीं खाई है, जांच करवा ली। इसका असर बड़ा भयंकर होता है, शायद इसी वजह से ऐसा बयान दे रहे हैं। एक आम चर्चा है कि जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनका स्वास्थ्य तो ठीक हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आवाम की, यहाँ की जनता की स्वास्थ्य बिगड़ गई है। अभी सकता है आजकल अक्सर देखने को मिलता है, आप ही लोग समाचार में दिखाते हैं कि एक्सपायरी दवा चल रहा है। कहीं श्याम बिहारी जायसवाल जी एक्सपायरी दवा तो नहीं खा लिए हैं? चेक करा लें, उसका भी असर बड़ा भयंकर होता है। और बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, ये दिमागी नक्सलवाद का जो जिक्र हुआ, दरअसल कांग्रेस को इस बात से परेशानी है। देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल की मानसिक दशा ठीक नहीं लगता। हाँ। बड़े तनाव में है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, युवाओं और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगता है कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है। मुझे लगता है कि उनको बेहतर इलाज की आवश्यकता है। अगर वो श्याम बिहारी जायसवाल जी चाहें तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चंदा कराकर प्रकाश नारायण शुक्ला जी प्रदेश के बहुत प्रसिद्ध मनोचिकित्सक है, उनके हम लोगों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि श्याम बिहारी जायसवाल ही नहीं, भाजपा के सारे नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। प्रदेश की जनता और देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, प्रदेश की युवा जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकार गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जेएन अल्फा आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और अगर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, मांग मानना, सरकार की आलोचना करना दिमागी नक्सली है, तो प्रदेश में और देश के मिलाकर 90% आबादी भाजपा के खिलाफ है। तो क्या प्रदेश की जनता को और देश की जनता के दिमागी नक्सली बोल रहे हैं? असल में इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, ये बहुत ज्यादा तनाव में है और उलझुल बयान करके देश और प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। उज्जवल दीपक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, धनंजय जी बात करेंगे उनसे। उज्जवल भाई, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। धनंजय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। देखिए, मुझे याद है जब झीरम घाटी का हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं की निर्मम तरीके से हत्या की थी नक्सलियों ने। उस समय पी चिदम्बरम जी गृह मंत्री होते थे इस देश के। उनका ये कहना कि मैं भी दिमागी नक्सल, ये क्या बतलाता है? क्या झीरम घाटी हमले में कांग्रेस पार्टी का हाथ था? सभी वो नक्सलवादी बोल रहे हैं अपने आप को, और जिस नक्सलवादियों से उनको नफरत होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से, जिनके अग्रिम पंक्ति के सारे नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसका सबसे ज्यादा फायदा जो है भूपेश बघेल को हुआ, क्योंकि अगर ये अग्रिम पंक्ति के नेता जिंदा रहते तो भूपेश बघेल कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो मैं तो ये सवाल उठाना चाहूंगा कि नक्सलवादी जो विचारधारा के लोग हैं उनका क्या किया जाना चाहिए। और इसी कारण श्याम बिहारी जायसवाल ने ये कहा है कि शायद उन्होंने एक्सपायरी दवाई खा ली, इनको अतीत जो अपना याद नहीं आ रहा है, जो कुकर्म नक्सलवादियों ने कांग्रेस पार्टी के साथ किए थे। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को तो उन्होंने निर्भरता पूर्वक मारा ही था, पर जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ ऐसी हरकत की, उनके साथ आना, उनको अपना रोल मॉडल बताना, ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? ये मानसिक दिवालियेपन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो ये सवाल उठाना चाहूंगा। और समय समय पे ऐसी बातें आती रही हैं कि झीरम घाटी हमले में कुछ कांग्रेसियों का हाथ था, क्या ऐसा है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन से पूछना चाहिए। नहीं, आप ये सवाल उठा रहे हैं, धनंजय जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ मुद्दा जेनजीज को गुमराह करने का उठा था। धनंजय जी, जेनजीज को गुमराह करने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर।
देखिए, मैं तो 2-3 बातें हैं। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता उज्जवल जी दीपक जी के उस बयान को आगे बढ़ाऊंगा हाँ। कि झीरम घाटी कांड के बाद मुख्यमंत्री कौन बना? डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, हाँ। जो नक्सलियों को छत्तीसगढ़ के माटी के लाल बोलते थे, मतलब माटी के पुत्र थे नक्सली रमन सिंह जी के लिए। झीरम घाटी कांड हुआ, कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं की हत्या हुई। हम हमेशा कहते नहीं, इस हत्याकांड के पीछे भाजपा का षड्यंत्र है और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। आज इन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि मुख्यमंत्री कौन बना। भाई तत्काल बात तो रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और हमारे आरोप को आप सिद्ध कर दी भाजपा के प्रवक्ता ने, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा ना, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी जो है नक्सलियों के साथ खाना खाते हैं, नक्सलियों के लिए लाल कारपेट बिछाते हैं, नक्सलियों को गुलाब का फूल देते हैं, नक्सलियों के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो पुनर्वास के लिए ये सब करना पड़ता है ना धनंजय जी। नक्सलियों का जब पुनर्वास करवाया जाता है तो उनके लिए ये सब करना पड़ता है। वो अब पूर्व नक्सली हो गए हैं। नक्सली है ना, नक्सली पूर्व नक्सली, नक्सली हुए ना, पूर्व नक्सली। या तो सुने, नक्सली हुए ना, तो नक्सली के माटी पुत्र किसने कहा? रमन सिंह ने। हाँ। नक्सलियों के साथ खाना कौन खाया? विष्णु साय जी ने। हाँ। नक्सलियों के लाल कारपेट कौन बिछाया? नक्सलियों ने। आतंकवादी को देश के बाहर किसने छोड़ा? लाल तो आप पुनर्वास नीति के खिलाफ है क्या ठाकुर साहब? अरे तो पुनर्वास नीति की बात क्या हो गई? बात नक्सली खोरी ना। अगर वो नक्सलवाद छोड़ दिए तो आप नक्सली क्यों बोल रहे हैं? हाँ। सवाल तो ये उठता है ना। आप नक्सलवाद छोड़ दिया, आप नक्सलवाद छुड़वा दिया, तो आप उसको नक्सली क्यों बोल रहे हैं? आप मान रहे को नक्सली है, तो विष्णु साय नक्सलियों के साथ खाना खाए हैं, विजय शर्मा नक्सलियों के साथ फोटो खिंचाए हैं, चलिए नक्सलियों को लोगों से मिला है, तो दिमागी नक्सली तो इनके नेता हुए। आपका अपना सवाल है, बीजेपी प्रवक्ता का अपना सवाल है। युवाओं के मुद्दे पर बात थी, बात कहीं की कहीं चलेगी, विषय का विषयांतर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे थे, सबका अपना अपना एक राजनीतिक दायरा है और उसके आगे वो निकलने से बच रहे हैं। बहरहाल रायपुर में महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन न किए जाने की तैयारी चल रही है। रायपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खाद्य विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। चावल, दाल, चीनी और गुड़ की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने की मांग की। पिछले एक हफ्ते के अंदर दाम जो बढ़े हैं, शक्कर के, गेहूं के, प्याज के, दाल के, तमाम तेल के, अन्य खाद्यान्नों के, ये कमर तोड़ने का काम कर रही, लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। पहले ही लोग पेट्रोल, डीजल, गैस और बाकी तमाम बिजली बिल के कारण लोग परेशान थे। अब ऊपर से ये महंगाई आ गई है और महंगाई आज लोगों को जीना मुश्किल कर रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, आदमी वैसे ही परेशान है। तो कहीं ना कहीं सड़क पर आकर कांग्रेस इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि सरकार नियंत्रण करे। राशन दुकानों में जैसे कांग्रेस की सरकारों के समय होता था, कांग्रेस की सरकारों के समय में राशन दुकान में हर सामग्री मिलती थी, शक्कर भी मिलती थी, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था। आज चावल छोड़ के कुछ नहीं मिल रहा है। तो सरकार को अगर जब नियंत्रण नहीं कर पा रही है, होर्डिंग रोक नहीं पा रही है, कालाबाजारी रोक नहीं पा रही है, तो उनको राशन दुकानों के माध्यम से लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। ये सरकार जो अच्छे दिन की बात करती थी, ये कैसे अच्छे दिन ला लिए हैं, ये इसको देखने का विषय है। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार आई है, लगातार महंगाई बढ़ा रही है, इससे विरोध करने के लिए कांग्रेस यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, साफ तौर पर महंगाई के चलते जो कांग्रेस है विरोध कर रही है और कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पर देखिए पुलिस भी जो है वो बल लगाया गया है इनको रोकने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महंगाई कम नहीं होती है तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन और क्या रुक लेता है।